सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसके भौतिक गुण, उनके बारे में हम आज जो है विशेष रूप से बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा, अब तक हमने प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में कल तक वाला जो लेक्चर था उसमें बात की थी, और किस प्रकार से विभिन्न विधियों से हम एल्केनॉल्स यानी अल्कोहल्स को बना सकते हैं। चाहे हमने बात की एल्कीन से, चाहे हमने बात की विग्नार्ड रिएजेंट से, चाहे हमने बात की एल्काइल हैलाइड के माध्यम से। आज हम इनके भौतिक गुणों के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि एल्केनॉल जो है उसमें C1 से C11 तक के जो भी एल्केनॉल्स हैं वो क्या हैं, वो रंगहीन होते हैं और तीखे स्वाद और गंध वाले होते हैं, यानी कि इनका जो पंजेंट स्मेल होती है और गंध जो होती है, और ये वाष्पशील होते हैं, ये बहुत इजीली वेपोराइज्ड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आगे के सदस्य जो है वो मोम के समान ठोस वाले होते हैं, जो वैक्स जैसा होता है उसके जैसे सॉलिड होते हैं। अणुभार बढ़ने पर एल्केनॉल का तीखापन तथा गंध जो है वो कम होती है। जैसे जैसा इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो इनका जो तीखापन है और जो स्मेल है वो कम होती जाती है। और एल्केनॉल का स्वापक प्रभाव, यानी जिसका जो नार्कोटिक इफेक्ट एक्शन है वो होता है। आप जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो नार्कोटिक्स के तरह से जो नशा करना जिसको हम कहते हैं उसमें उपयोग में आता है। मीथेनॉल जो होता है वो एक प्रकार का एक पॉइजन होता है, जिसको हम कहते हैं कि मीथेनॉल एक क्या होता है, तंत्रिका विष के समान कार्य करता है, जो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको कमज़ोर करने का काम करता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मिथेनॉल का सेवन करते हैं वो अंधे हो जाते हैं। तो थोड़ी मात्रा में लेने पर अंधेपन का कारण बनता है, और ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए, इसका सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति मर जाता है। इसी प्रकार इथेनॉल एक उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट पदार्थ है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर अवनयक यानी डिप्रेसेंट का काम करता है, जिससे शरीर का ताप कम हो जाता है और बेहोशी उत्पन्न होती है। तो जो इथेनॉल जो है उसका अलग अलग इफेक्ट है, जिसको हम स्टिमुलेंट इफेक्ट कहते हैं। शाखित श्रृंखला यानी जो ब्रांच्ड चेन वाले अल्कोहल्स हैं, जैसे टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं, वो क्या होता है, अधिक स्वापन प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। इनका जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जितना ब्रांच्ड होगा उसका इफेक्ट जो है उतना अधिक होगा। अतः इनका प्रयोग सम्मोहक यानी हिप्नोटिक्स के रूप में तथा सेडेटिव यानी शामक के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप में द्रव एल्केनॉल का विषैला प्रभाव जो होता है अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है। जो एक इसका कॉमन फैक्टर है कि इसकी जो पॉइजनस इफेक्ट है या जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसके साथ में वो बढ़ेगा। फिर एल्केनॉल का जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें एल्केनॉल्स की, तो CH2 समूह के बढ़ने के साथ में ये बढ़ता जाता है। एज वी कीप ऑन एडिंग CH2 ग्रुप इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। निम्नलिखित सदस्यों में यह अंतर लगभग 30 केल्विन का है, और एल्केनॉल का क्वथनांक कार्बन श्रृंखला के शाखित होने पर कम हो जाता है। तो जो एल्केनॉल का जो क्वथनांक है, जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कार्बन जो है उसके ब्रांच होने से कम हो जाता है। अतः समावयवी एल्केनॉल में क्वथनांक का जो क्रम है, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है वो 1:2:3 है। जितना ज़्यादा उसकी ब्रांचिंग होती है उतना ही वो कम होता जाता है। तो एल्केनॉल का क्वथनांक संगत एल्केन या समान अणुभार वाले यौगिक जैसे ईथर, एल्किल हैलाइड आदि से अधिक होता है। मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अगर आप उसको एल्केन से और ईथर से और एल्काइल हैलाइड से कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा होता है। इसके क्वथनांक अधिक होने की व्याख्या जो है वो किससे हम कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा की जा सकती है, जिसके बारे में अपन आगे अभी पढ़ने वाले हैं। निम्नतर एल्केनॉल जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। अब जैसे जो कम जिनका मॉलिक्यूलर वेट है या जिनमें कार्बन का नंबर कम है वो पानी में शीघ्र घुलनशील होते हैं, जबकि ये जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ये क्या करते हैं कि जल के साथ में, वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और ब्यूटेनॉल से आगे बढ़ने पर इनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। यानी ब्यूटेनॉल जो है उससे आगे जब हम नेक्स्ट कार्बन लेते हैं, पेंटेनॉल की बात करेंगे, तो वो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। उसका क्या कारण है
क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो एल्किल समूह जो है वो बढ़ने पर विलेयता जो होती है वो कम होती है। तो हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो क्या करता है, वो जल को प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है या जिसको वाटर रिपेलेंट या जिसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बढ़ता जाता है और उसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। तो ये एक सामान्य नियम है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर अल्कोहल में वो है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सबको मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या होती है। तो प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के हाइड्रोजन के साथ बने बंध में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के नजदीक आ जाते हैं। इस कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और विद्युत ऋणी तत्व के परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ये सब हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और उसके साथ में जिसका जब बॉन्ड जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में होता है तो क्या होता है, उनके बीच का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाईली इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ, हाईली इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की तरफ हो जाता है और उस पर क्या होता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश दोनों में आ जाता है। तो इस तरह से पोल बन जाता है। तो उदाहरण स्वरूप OH बंध में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो ऑक्सीजन की ओर अधिक होने के कारण ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित और हाइड्रोजन जो है वो आंशिक धनावेशित हो जाता है, जिसको अपन इस चित्र में देख सकते हैं। उदाहरणार्थ अब एक फॉर एग्जांपल एल्केनॉल में एक अणु में OH समूह का आंशिक धनावेश जो है हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के OH समूह के आंशिक ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वयं उसके द्वारा आकर्षित होता है। इस प्रकार उनके मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है और दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एक संगुणित अणु बनाते हैं। इन अणुओं की इस प्रकार से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहते हैं। और एल्केनॉल अणुओं के संगुणन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए अब अपन इसको डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं अल्कोहल जो है वो ROH से जुड़े हुए हैं। तो बिंदुवार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित बंधों को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अतः एक अणु में विद्युत ऋणी परमाणुओं से बंधित हाइड्रोजन तो दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित यह स्थिर विद्युत आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहता है। जब अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके बीच में क्या है, एक तो हमने क्या देखा कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरा जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी कम होती है, जो 3 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है। तो हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा है वो लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है और जो सहसंयोजक बंध की ऊर्जा से बहुत कम होती है। तो ये सहसंयोजक बंध की ऊर्जा से कम होती है। हाइड्रोजन बंध के प्रकार अब है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो है वो 2 अणुओं में से एक अणु के हाइड्रोजन व दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध जो होता है वो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो जैसे 2 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन एक तरफ जो है वो ऑक्सीजन जो है उससे जुड़ा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके साथ जुड़ा है। तो इस तरह से उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे वाटर में, एल्केनॉल्स में, एसिटिक एसिड में, इसमें क्या होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जो है वो उसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक तरफ तो एक ऑक्सीजन के साथ में तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है और दूसरे के साथ में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से वो जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से एसिटिक एसिड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एसीटेट के जो है एसिटिक एसिड के आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइमर। तो ये डाइमर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाटर में यानी जल में, अल्कोहल में और हमने बात की एसिटिक एसिड, इन तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलती है। दूसरी प्रकार की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं
अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। उदाहरण स्वरूप यह हाइड्रोजन बंध ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, सैलिसैल्डिहाइड और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आदि में पाया जाता है। तो देखो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और सैलिसैल्डिहाइड की हमने बात की, उन सब में ये हमें मिलता है। तो ये देख सकते हैं हम, इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर एक तरह का चिलेट जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरह की एक चिलेट स्ट्रक्चर बन जाती है, एक पिंजरा बन जाता है, जिसके कारण से अणु की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। तो हाइड्रोजन बंध से क्या प्रभाव होता है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिक में एक से अधिक अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है। फलस्वरूप गलनांक व कथनांक के मान अधिक हो जाते हैं, क्योंकि इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्केनॉल के अणुओं में भी अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण आणविक संगुणन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनके क्वथनांक समान गुण अणुभार वाले अन्य यौगिकों जैसे एल्केनल, एल्किल हैलाइड, ईथर आदि से अधिक हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में एसोसिएशन होने से उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और उनके मध्य जो क्वथनांक और गलनांक है वो उसका मान जो सामान्य अणु है उनसे अधिक हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल जो है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ईथर से, एल्काइल हैलाइड से, या जो समान अणुभार वाले दूसरे अन्य यौगिक हैं एल्केन, एल्किल हैलाइड, ईथर, इन सब से अधिक होते हैं, जिसको हम क्या है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो एसोसिएशन है उससे उसको हम समझा सकते हैं। फिर इसी प्रकार ऐसे अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, और यही कारण है कि निम्नतर एल्केन जल में विलय हैं, जबकि उच्चतर एल्केनों में हाइड्रोजन भाग बड़ा हो जाने के कारण इनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने का सामर्थ्य कम हो जाता है, और फलस्वरूप वो जल में उनकी विलेयता जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये देखिए, जितना ज़्यादा जो आर का साइज होगा उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी जल में कम होती है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि जैसे मिथाइल अल्कोहल है वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, तो इसलिए क्या होता है वो वाटर में सॉल्युबल है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में मिलती है। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध से वलय बनने अथवा चिलेशन, जिसकी मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल में एक प्रकार का वलय या एक रिंग, या जिसको हम चिलेशन कहते हैं, वो एक पिंजरे जैसी संरचना बन जाती है, और चिलेशन से द्रवणांक एवं क्वथनांक में कमी आ जाती है। यानी कि दोनों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो दोनों हैं वो उसके कारण जिसमें भी हमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी उसमें कम होते हैं। तो जैसे अगर अपन कंपेयर करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके कारण से ये क्या होता है कि ये स्टीम पर वेपराइज हो जाता है, यानी ये एक भाप के साथ में वाष्पित जो है वो हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में इसके अंदर हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इस कारण से जो है हम देखते हैं कि दोनों में ये फर्क इसमें होता है। तो आज हम लोगों ने मुख्य रूप से हमने बात की है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के संबंध में। इसके आगे जो है इसका एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और उनकी जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मैं यही कहता हूँ कि इस वाला जो टॉपिक है जो हमने पढ़ा है, इसमें विशेष रूप से ये जो इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में आप उनके आंसर जो है वो लिखने की प्रैक्टिस करें, और उसके साथ साथ उसको बुक को खोल के देखिए कि हमें क्या आंसर जो है वो वास्तव में लिखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।